चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो न्यू भर्ती आने वाला है उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को सेशन को देखने वाले हैं। इसमें कुल जो है 50 क्वेश्चन आज लिया गया है। 50 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के सभी प्रश्न मिलेंगे। और कल से जो है होमवर्क सीरीज जो चल रहा था वो सीरीज आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी सरस्वती पूजा था और उसी में जो है आपका क्लास डिस्टर्ब हो गया था। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, और आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम मेल लिंक पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। तो आपको पता है कि वेद कितने होते हैं, वेद आपका 4 होता है। और इसी 4 वेदों को जो पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। क्या बोलिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। और इस ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे आपका हो गया ऋग्वेद, क्या बोलिएगा, ऋग्वेद हो गया। और कितने वेद होते हैं, ऋग्वेद के बाद आता है आपका सामवेद, सामवेद के बाद कौन आता है, तो याद रखनी है यजुर्वेद। कौन आते हैं, यजुर्वेद आते हैं। और यजुर्वेद के बाद आपका कौन आता है, अथर्ववेद आता है। तो ये जो वेद हुए, 4 वेद जो है आपका दिया गया है। और इसी वेद को पढ़ने करने के लिए याद रखनी है ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। और यही सवाल आपका पूछा गया है। तो ऋग्वेद को पढ़ने के लिए किसका किया गया है, तो याद रखनी है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का। क्या बोलिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का। या तो इसी में बोल सकते हैं कौशिकी, क्या बोलिएगा, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ की भी रचना की गई है। सामवेद में क्या किया था, याद रखनी है पंचविश, क्या बोलिएगा, पंचविश। या तो बोल सकते हैं षड्विश, क्या बोलिएगा, षड्विश, ठीक है। और यहाँ पर यजुर्वेद में अगर बात करेगा तो यजुर्वेद में कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है तैतरेय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तैतरेय हो जाएगा, ठीक है। और अथर्ववेद की बात करेगा तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, गोपत हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पूछ रहा है सामवेद, सामवेद में कौन हो जाएगा, आपका पंचविश हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूतका कॉन्डोर की खोज किसने किया था। देखिए अगर बात करिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की, या तो इसी को बोलते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बात करिएगा तो ये जो है 4 भागों में बांटा गया था। इसमें जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है सूतका कॉन्डोर, क्या बोलिएगा, सूतका डोर बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। और पूर्वी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है पूर्वी भाग को हम लोग बोलते हैं आलमगीरपुर, क्या बोलेंगे, आलमगीरपुर बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात करिएगा ऊपरी उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, तो मांडा बोलते हैं। और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है दैमाबाद बोलते हैं, दैमाबाद बोलते हैं। तो यहीं पर पूछा गया सूतका कुंडोर की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरल अस्टाइन ने किया था। किसने किया था, ऑरल अस्टाइन ने यहाँ पर खोज किया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है जेपी जोशी। तो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता में एक था धौलाधर, क्या बोलिएगा, धौलागर। धौलाधर की खोज किसने किया था, तो याद रखनी है जेपी जोशी ने किया था। अमलानंद घोष ने किसकी खोज किया था, तो याद रखनी है कालीबंगा का, क्या बोलिएगा, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। और यहीं पर जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। और फजल अहमद में किसने खोज किया था, तो याद रखनी है कोटदजी की खोज किया था। किसका किया था, कोटदजी की खोज किया था। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए जैन धर्म की बात करिएगा, यहाँ पर जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा समझिए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए, 24 तीर्थकर हुए। और 24 तीर्थकर में बात करेगा, प्रथम तीर्थकर कौन हुआ, प्रथम तीर्थकर हुआ आपका ऋषभदेव, क्या बोलिएगा, ऋषभदेव हुआ। वहीं बात करिएगा अगर अंतिम 24वें तीर्थकर कौन हुए, 24वें तीर्थकर आपका हुआ महावीर स्वामी, क्या बोलिएगा, महावीर स्वामी। और इसी को जो है याद रखनी है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ पर बात आता है 23वें जिनकर। तो 23वें जिनकर आपका था, याद रखनी है पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। और जैन धर्म में याद रखनी है चातुर्या धर्म की स्थापना किसने किया है, तो पार्श्वनाथ ने दिया है। और इसी में जो है याद रखनी है ब्रह्मा को जोड़ा है और ब्राह्मण को जोड़ा है, और वो किसने जोड़ा है, महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 23वें जिनकर का पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सर्प। क्या हो जाएगा, सर्प, यानी कि बोल सकते हैं सांप। यहीं पर सिंह की बात करेगा तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। और बात करिएगा शंख, शंख की बात करेगा तो ये किसका है, तो याद रखनी है अरिस्टीनेमी। अरिस्टीनेमी, अरिस्टीनेमी याद रखनी है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर हुए। और उसी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो याद रखनी है शंख। यहाँ पर घोड़ा है, तो घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह है, तो याद रखनी है संभवनाथ का, क्या बोलिएगा, संभवनाथ। और संभवनाथ याद रखनी है जैन धर्म के कुल तीसरे तीर्थकर हुए। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे के सवाल को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी वंश का राज भाषा क्या था, यानी कि बहमनी वंश का राजभाषा क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बात करिएगा यहाँ पर देखिए, एक जो था बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में एक वंश था तुगलक वंश, क्या बोलिएगा, दिल्ली सल्तनत में एक वंश था तुगलक वंश। और तुगलक वंश का एक शासक हुआ बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत सारा विद्रोह हो गया था। उसी में जो है याद रखनी है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो है बहमनी साम्राज्य का स्थापना पड़ा, क्या बोलिएगा,
बहमनी वंश का जो है स्थापना किया। और बहमनी वंश का स्थापना किसने किया, ये आपके मन में ख्याल आता होगा तो याद रखनी है हसन गंगू ने। किसने बोलिएगा, हसन गंगू ने। हसन गंगू का ही नाम था, याद रखनी है बहमनी। क्या बोलिएगा, बहमनी भी इसको बोला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और बहमनी वंश में याद रखिएगा ज़्यादातर जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था, इसीलिए जो है मराठी भाषा का प्रयोग किया गया। क्या बोलिएगा, मराठी भाषा का प्रयोग किया गया। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मराठी भाषा हो जाएगा। अब आपके मन में आता होगा बहमनी साम्राज्य की राजधानी भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखनी है गुलबर्ग। क्या हो जाएगा, गुलबर्ग हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है एक जो है 1565 ईस्वी में जो है एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलते हैं, तालीकोटा का युद्ध। इसी को बोलता है राक्षस तंगड़ी का युद्ध। तो ये जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखनी है ये जो हुआ था बहमनी साम्राज्य, और याद रखनी है ये विजयनगर के बीच हुआ था। किसके बोलेंगे, विजयनगर के बीच हुआ था, जिसमें कि बोल सकते हैं बहमनी साम्राज्य का जीत होता है और जो है विजयनगर की मतलब हार होती है। तो ये चीज़ एकदम याद रखनी है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। देखिए अकबर अगर बात करिएगा तो अकबर जो है मुगल वंश के बहुत ही अच्छे शासक हुए माना जाता है। और मुगल वंश के शासक में अकबर का कार्यकाल की बात करिएगा तो 1756 से लेके बोल सकते हैं 1756 से लेके 1700 1800 कुछ तक चला था, उतना ध्यान नहीं है। 1756 से लेके कुछ चला था। इसमें जो है अकबर ने कई सारे बोल सकते हैं प्रथा का अंत भी किया और शुरुआत भी किया। तो उसमें सबसे पहले बात आता है दास प्रथा। दास प्रथा की शुरुआत, दास प्रथा कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य का क्रय विक्रय। और इसका जो समाप्ति हुआ था कब हुआ था, 1562 ईस्वी में। उसके बाद याद रखिएगा अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया। उसके बाद अकबर ने जो है जजिया प्रतिबंध लगाया। क्या लगाया, जजिया प्रतिबंध। तो तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब किया, 1563 ईस्वी में किया। और जजिया जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 ईस्वी में। क्या कब किया, 1564 ईस्वी में। और याद रखिएगा एक जो है अकबर के द्वारा धर्म चलाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही धर्म। क्या बोलेंगे, इलाही धर्म। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म। और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1582 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। और एक जो संवत चला था उसको हम लोग बोलते हैं इलाही संवत। क्या बोलेंगे, इलाही संवत बोलते हैं। और इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी, 1583 में। और अकबर द्वारा जो है एक मजहर की घोषणा भी की गई थी। क्या बोलिएगा, मजहर की घोषणा। और ये कब किया गया था, तो 1579 ईस्वी में किया गया था। और मुगल शासक यहाँ जो हम अकबर का कार्यकाल बताए ये याद रखनी है, 1500 बोल सकते हैं 5 से लेकर 1756 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मराठा द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया। देखिए सॉरी शिवाजी द्वारा। तो बात करिएगा मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ, शिवाजी हुआ। क्या बोलिएगा, शिवाजी हुआ। और शिवाजी ने जो है याद रखनी है सूरत को 2 बार लूटा है। कितने बार, सूरत को 2 बार लूटा है। बात करिएगा पहली बार, पहली बार कब लूटा गया, तो याद रखनी है 1664 ईस्वी में लूटा गया। और बात करिएगा अगर दूसरी बार कब लूटा गया, तो याद रखनी है 1670 ईस्वी में लूटा गया। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया, तो याद रखनी है 1664 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था। देखिए बात करिएगा मुगल शासक जब औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए बोल सकते हैं नाम मात्र का शासन माना जाता है। ठीक है, और उसी में था याद रखनी है बहादुर शाह। क्या बोलिएगा, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह को हम लोग जो है साहे बेखबर के नाम से जानते हैं। क्या बोलिएगा, साहे बेखबर के नाम से जानते हैं। साहे बेखबर से इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि मुगल काल में जब इसका शासक था तो इनके जो है बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद में या इनके राज में क्या क्या होता था इनको कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए इसको जो है साहे बेखबर के नाम से जानते हैं। लंपट मुर्से किसको जानते हैं, तो याद रखनी है जहांदार शाह को। किसको बोलेंगे, जहांदार शाह को। जहांदार शाह याद रखनी है कभी कभी जो है नग्न अवस्था में ही अपने जो है राज दरबार में घुमा करते थे, और एक इनकी वेश्या से इनका जो संबंध था, इसीलिए इसको जो है उन्हीं के इशारे पे चलता था, इसीलिए इसको लंपट मुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, तो याद रखनी है मोहम्मद शाह रंगीला को। क्या बोलिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह। घिरनीत कायर किसको कहा जाता है, तो याद रखनी है घिरनीत कायर की बात करिएगा तो घिरनीत कायर आपका कहा जाता है फर्रुख सियर को। किसको कहा जाता है, फर्रुख सियर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। बात करिएगा यहाँ पर पुर्तगाली यात्री। देखिए सबसे पहले जो है भारत में कौन सा व्यापार करने के लिए आया था, पुर्तगाली। और वो कब आए थे, 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री आए थे और उसका नाम क्या था, याद सॉरी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री आए थे और उनका नाम क्या था, तो याद रखनी है वास्को डिगामा। कौन थे, वास्को डिगामा थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा।
वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में भारत आए, उनके बाद जो है पुर्तगाली ने जो है भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया और भारत में व्यापार करना जब प्रारंभ किया तो उसी द्वारा जो है पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए वायसराय का पद आया। किसका आया? वायसराय का पद आया। और पहली बार जो पुर्तगाली वायसराय आया था उसका नाम क्या था? तो याद रखनी है फ्रांसो डी अल्मीडा, और कहीं-कहीं आपको अल्मोड़ा भी दिखेगा। और इनका कार्यकाल की बात करेगा तो 1505 से लेके 1509 तक ये वायसराय के पद पर रहे। और इन्होंने क्या-क्या? तो याद रखनी है हिंद महासागर पे जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की अवधारणा स्टार्ट की और उसी को हम लोग बोलते हैं शांत जल की नीति थी। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद जो दूसरा वायसराय आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है अल्बुकर्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अल्बुकर्क बोलते हैं। अल्बुकर्क जो आया याद रखनी है इनका कार्यकाल जो है 1500 बोल सकते हैं 10 से लेके 15 तक रहा और इन्हीं ने जो है याद रखिएगा गोवा को जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को पराजित किया, सॉरी जीत लिया। तो यहाँ पर से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। और पूछा जाएगा आपको कि पुर्तगाल का जो है वास्तविक संस्थापक भारत में किसको माना जाता है? तो याद रखनी है इसका जो दूसरा वायसराय जो बन के आया था फ्रांस अल्फोंसो द अल्बुकर्क, उसी को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। औसत मिलान का चयन करें, यानी कि इसमें जो है गलत कथन को आपको चुनना है। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर हम टोटल चीज बता देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो भारत आया वो कौन आया? पुर्तगाली आया। पुर्तगाली कब आया? तो याद रखनी है 1498 में आया। उसके बाद कौन आया? ब्रिटिश या बोल सकते हैं अंग्रेज जिसको बोलते हैं, वो कब आए? याद रखनी है 1600 में। उसके बाद आपका कौन आया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आए? याद रखनी है 1602 ईस्वी में आए। उसके बाद आपका कौन आया? याद रखनी है डेनिस आया। डेनिस कब आया? याद रखनी है 1616 में आया। उसके बाद आपका कौन आया? फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी कब आया? याद रखनी है 1664 में आया। और उसके बाद आपका कौन आया? सबसे लास्ट में आया स्वीडिश। क्या बोलिएगा? स्वीडिश आया। और स्वीडिश की बात करिएगा 1731 ईस्वी में भारत आए। तो यहाँ पर से आपको यहाँ पर से मिलान करना है कि कौन सा कथन गलत है। अभी तुरंत हमने बताया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1646 में नहीं बल्कि 1664 में आया। तो यही आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान देखिए। दिया गया है काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटा था? देखिए काल कोठरी की घटना की बात करेगा तो ये किससे संबंधित है? तो याद रखनी है बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला। क्या बोलिएगा? सिराजुद्दौला हुआ करते थे। उसी ने जो है याद रखिएगा एक कमरे में बोल सकते हैं किलाबंदी कर रहा था अंग्रेज। उसी के दौरान जो है एक कमरे में 146 व्यक्ति को बंद कर दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। और 146 व्यक्ति में बोल सकते हैं 23 व्यक्ति जो है जिंदा निकल कर बाहर आए। इसी को बोला जाता है, याद रखनी है, काल कोठरी की घटना। और इसमें जो है याद रखनी है एक जो बाहर निकल के आए थे, जो बाहर में इसका कहानी बताया उसका नाम कौन था? तो याद रखनी है जॉन हॉलवेल नाम थे। कौन थे? जॉन हॉलवेल नाम था इनका। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और इसी ने जो है बाहर आकर ये सब कहानी बताया। इसी को हम लोग काल कोठरी की घटना बोलते हैं। और इसी काल कोठरी की वजह से याद रखनी है पलासी का युद्ध प्रारंभ हुआ। क्या बोलिएगा? पलासी का युद्ध का अगर एक कारण पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका काल कोठरी की घटना। और पलासी का युद्ध कब हुआ है? तो याद रखनी है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। और इसी युद्ध के बाद जो है बोला जाता है कि ब्रिटिश ने जो है अपना भारत में प्रभुत्वशाली स्थापना स्टार्ट की। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो याद रखनी है 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। तो याद रखनी है दो व्यक्ति थे बोल सकते थे। एक का नाम क्या था? तो याद रखनी है सत्यपाल थे। और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था? तो याद रखनी है तेज शप्रू था। ठीक है, तेज शप्रू किचलू नाम था उनका। उन्हीं के याद रखनी है बोल सकते हैं इसके पहले जो रौलट एक्ट आया था काला कानून, उसी में जो है इन दोनों को मतलब कि बोल सकते हैं गिरफ्तार करके ले जाया गया था। और इसी दोनों का बहस चल रहा था। उसमें जो है कई सारे लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए थे। और उस दिन एक मेला भी था। उस दिन हम लोग बोलते हैं बैसाखी का मेला। और ये सब कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है जलियांवाला मैदान में शामिल हुए थे। और वहीं पर याद रखिएगा जनरल ओ डायर ने जो है आदेश दिया जनरल आर डायर को कि वहां पर जो है फायरिंग किया जाए। और निहत्थे लोगों पर फायरिंग किया गया। तो याद रखनी है छोटा जगह होने के कारण वहां पर कई लोगों की मौत हो गई। और उसी में जो है ये जनरल डायर पर जब गवाह स्टार्ट हुआ तो वहां पर उसके गवाह के रूप में उसका साथ कौन दिया था? तो हंसराज ने दिया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग से और कई चीज है, जैसे यहाँ पर है शंकरन नारायण ने याद रखनी है वायसराय कार्यकारिणी परिषद से जो है इस्तीफा दे दिया था। क्या दिया
था? वायसराय कार्यकारिणी परिषद से जो है इस्तीफा किसने दिया था? शंकर नारायण ने। जमुनालाल बजाज है, जमुनालाल बजाज ने जो है याद रखनी है राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। क्या बोलिएगा? राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। एक आपका और प्रश्न पूछा जाता है, याद रखनी है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने याद रखनी है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। क्या बोलिएगा? नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दिया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपको जगत नारायण दिख रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में याद रखनी है इसका जांच पड़ताल के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था और उसी का सदस्य कौन था? जगत नारायण था। ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? देखिए दांडी यात्रा की बात करेगा, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। साबरमती से लेकर नमक कानून उल्लंघन तोड़ने के लिए दांडी जा रहे थे, इसी को बोला जाता है दांडी मार्च। और दांडी मार्च, दांडी कब पहुंचा था? तो याद रखनी है 6 अप्रैल, बोल सकते हैं 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कितने दिन तक चले थे? याद रखनी है 24 दिन तक ये चले थे। कितने दिन तक? 24 दिन तक चले थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और गांधी जी के साथ अगर बोलिएगा तो अगर ऑप्शन में आपको 78 है तो 78 को टिक करना है। अगर नहीं रहे 78 तो याद रखिएगा 78 प्रतिनिधि थे, समर्थक थे और एक गांधी जी खुद थे। तो टोटल कितना हो गया? 78 एक 79 हो गया। अगर दोनों रहेगा तो 79 आपको टिक करना, नहीं तो आप 78 के साथ जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? देखिए जिस तरह जो है भारत पर भारत गुलाम था, याद रखिएगा ब्रिटेन का, उसी तरह अमेरिका भी क्या था? अमेरिका भी था। तो उसी तरह जो है अमेरिका पर जो भी है, अमेरिका पर जो अधिकार किया था, उसी के लिए जो स्वतंत्रता के लिए चलाया गया था, उसी में नारा दिया था। याद रखनी है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और ये किसने दिया था? तो याद रखनी है सैमुअल एडम्स ने दिया था। किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो आपको पता होगा यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। तो ए नंबर राइट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो ये तो आपको पता होगा देवयानी होगा। क्या होगा? देवयानी होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो याद रखनी है सर्पी का आकार है। क्या है? सर्पी का आकार है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा। निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? देखिए यहाँ पर देश से होकर पूछा है। तो याद रखनी है 23.5 डिग्री जो है देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी भाग को बोलते हैं मकर रेखा। और मकर रेखा याद रखनी है पूरे विश्व की बात करेगा तो पूरे विश्व से याद रखनी है 10 देशों से होकर गुजरती है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो याद रखनी है अरपेक, क्या बोलिएगा? अरे पैक मौसा में, बोलिएगा अरे पैक मौसा में ब्राश बोना। क्या बोलिएगा? ब्राश बोना। तो ये जो है यहाँ से अगर आप ये ट्रिक को याद रखिएगा तो आपको है देश का नाम जो है याद करने में आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा? ए आर से हो जाएगा। तो याद रखनी है अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, पीस ई से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है प्रेगुवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोगुवे हो जाएगा। ठीक है, और सी एस से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है चिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिली हो जाएगा। ठीक है, एम ओ से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है एम ओ से आपका हो जाएगा मोजाम्बिक। क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक हो जाएगा। मोजाम्बिक। एस ए से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है साउथ अफ्रीका हो जाएगा। एम ई से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है मेडागास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। बी आर से क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ए एस से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बी ओ से क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है बोत्सवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोत्सवाना। और एन ए से क्या हो जाएगा? तो नामीबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नामीबिया हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से जब याद रखिएगा तो 10 जो है देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर से इसका देख लीजिए इक्वाडोर से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। औसत मिलान का चयन करें। यहाँ पर जो है गलत कथन को आपको चुनना है। देखिए हॉर्न ऑफ अमेरिका किसको बोलते हैं? इथोपिया को बोलते हैं, सोमालिया और जिबूती, बिल्कुल राइट आंसर है। गोल्ड कोस्ट किसको बोलते हैं? घाना को बोलते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका को, ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देखिए बनव का देश है। बनव का देश जो है नाइजीरिया को नहीं बोलते हैं, तो याद रखनी है कांगो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कांगो को बोलते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकोच नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोच नदी याद रखिएगा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है। और याद रखिएगा एक है सेला सुरंग। क्या बोलिएगा? सेला सुरंग। सेला सुरंग भी जो है याद रखनी है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा साझा करती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है कई सारे दर्रे होते हैं और यहाँ पर से जो है दर्रा आपको पूछा जाता है। तो याद रखनी है जैसे हम लिख रहे हैं दिहांग दर्रा, दिवांग दर्रा। ठीक है, दिहांग दर्रा, दिभांग दर्रा। और याद
रखिएगा यांगयाप दर्रा, क्या बोलिएगा यांगयाप दर्रा, और याद रखिएगा पटकाई बूम दर्रा, क्या बोलिएगा पटकाई बूम दर्रा। ये सभी कहाँ पर दर्रा है तो याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था तो याद रखनी है नेफा नाम था, क्या था नेफा। ये भी आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है, नेफा किसका पुराना नाम था तो याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखनी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चढ़ागा को किस राज्य में बुग्याल या पयार। देखिए बुग्याल या पयार जो है एक प्रकार का घास का मैदान है, और घास का मैदान बुग्याल या पयार कहाँ पर कहा जाता है उत्तराखंड में। वहीं बात करिएगा कश्मीर में क्या कहा जाता है तो याद रखनी है मर्ग कहा जाता है। जैसे कश्मीर में दो जगह है तो याद रखनी है, एक था आपका सोनमर्ग, क्या बोलिएगा सोनमर्ग था, और एक याद रखनी है गुलमर्ग, क्या याद रखनी है गुलमर्ग। तो ये सभी जो है घास का मैदान है, तो ये चीज भी याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है तो याद रखनी है दक्षिणी अंडमान में। कहां पर है दक्षिणी अंडमान में है, और पोर्ट ब्लेयर का अभी जो है नया नाम चेंज कर दिया है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। इसका नाम क्या है तो याद रखनी है श्री विजयपुरम, क्या है श्री विजयपुरम है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अंडमान निकोबार याद रखनी है, अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो कितना डिग्री चैनल है तो याद रखनी है अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो है आपका 10 डिग्री चैनल, क्या है 10 डिग्री चैनल है, तो ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो याद रखनी है सेंडल पीक। कौन है सेंडल पीक, सेंडल पीक की ऊंची चोटी कितनी है तो याद रखनी है 732 मीटर है, कितना है 732 मीटर है, और ये कहां पर पड़ता है तो उत्तरी अंडमान में पड़ता है, तो ये चीज भी आपको याद रहनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है। काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। इसको हम लोग लेगुन मिट्टी भी बोलते हैं, लावा मिट्टी भी बोलते हैं, और जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। और इसको जो है याद रखिएगा, इसका अगर भाषाई तौर पर अगर बात करेगा तो इसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलेंगे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका काला रंग जो है याद रखिएगा टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा जो है इसका रंग काला होता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। और ये बोल सकते हैं अपसादी चट्टान जो बेसाल्ट की चट्टान है टूटने फूटने से इट मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर बात करेगा तो आपका सभी क्वेश्चन जो है सभी सही है, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है तो याद रखनी है चीन हो जाएगा। विश्व में अगर बात करेगा तो चीन हो जाएगा। वहीं बात करिएगा भारत में, भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन कहाँ होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा, और तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो याद रखनी है आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। कहाँ पर है आज राजमुंद्री में है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तंबाकू की खेती सबसे प्रारंभ किसने किया था तो याद रखनी है भारत में पुर्तगाली ने किया था। किसने किया था पुर्तगाली ने किया था। लेकिन याद रखिएगा अगर इसको पूछेगा कि वास्तविक रूप से स्टार्ट किसने किया था तो मुगल शासक जहांगीर ने तंबाकू की खेती को स्टार्ट किया था, तो ये भी चीज ध्यान देने का। और जहांगीर ने जब तंबाकू की खेती स्टार्ट किया तो इसके दौरान जो है कई लोगों ने जो तंबाकू खाना प्रारंभ कर दिया, इसीलिए जहांगीर ने स्टार्ट भी किया और जहांगीर ने समाप्त भी किया, तो ये भी चीज दोनों एकदम ध्यान देनी है। और आपको जान के हैरानी होगा कि भारत में जितना तंबाकू उत्पादन होता है उससे आधा से ज्यादा जो है भारत खुद यूज कर लेते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रहनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है तो ये हो जाएगा आपका कलकत्ता। क्या हो जाएगा कलकत्ता। देहरादून में क्या है तो याद रखनी है वन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है कलकत्ता में, सॉरी देहरादून में। हैदराबाद में क्या है तो याद रखनी है कोशिका का जो मतलब कि खोज होता है, मतलब कोशिका के अध्ययन जो कहलाता है वो उसका मुख्यालय कहाँ पर है हैदराबाद में, तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत का निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में किसका स्थान कनाडा के सहयोग से, कनाडा से किसका है तो याद रखनी है इंडाल्को, मतलब बोल सकते हैं इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है। बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर है तो याद रखनी है रूस के सहायता से। नाल्को कहाँ है तो याद रखनी है नेशनल बोल सकते हैं एल्युमिनियम कंपनी, ये जो बोल सकते हैं ये कहाँ के है तो याद रखनी है नाल्को। अगर बात करेगा हिंडाल्को तो आपका हो जाएगा अमेरिका से, कहाँ हो जाएगा अमेरिका से हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए बात करेगा मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो भारतीय मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। उसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो बढ़कर अभी टोटल आपका कितना मौलिक कर्तव्य है 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की प्रावधान कहाँ से किस देश से ली गई है तो याद रखनी है रूस से लिया गया है। और अगर बात करेगा संविधान में भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है, और बात करेगा अनुच्छेद का 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर देखिए लोक चुनाव का मतदान करना यही जो है एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955
1955 के अनुसार भारत नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की सकते हैं? तो याद रखिएगा एक अधिनियम आया था 1955 नागरिकता अधिनियम। इसमें बोला गया है कि भारत के नागरिक प्राप्त करने के लिए 5 तरह से जो है आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें कौन-कौन था? तो याद रखनी है वंश परंपरा था, देशीकरण था, वंशीकरण था, भूमि विस्तार था और एक याद रखिएगा जन्म के आधार पर। क्या बोलिएगा? जन्म के आधार पर था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात करिएगा नागरिकता, नागरिक की बात करेगा, नागरिकता अधिनियम की बात करेगा तो 1955 में आया था और इसकी जो है संविधान के भाग 2 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद की बात करेगा तो 5 से 11 तक अनुच्छेद किया गया है, ठीक है? इन सभी बातों को भी ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 5 में क्या-क्या है? तो ये भी चीज़ देखिए, जो भी भारत में विभाजन के पहले जन्म लिए हैं, उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। 6 में क्या बोला गया है? जो भी पाकिस्तान से भारत आया, उसको नागरिकता दिया जाएगा। 7 में बोला गया है कि कोई भी जब विभाजन हुआ, तो कुछ व्यक्ति जो है भारत से पाकिस्तान चल गए, वहाँ पर पाकिस्तान उसको ठीक नहीं लगा, तो फिर से वापस जब भारत आए, तो उसको जो नागरिकता दिया गया वो अनुच्छेद 7 के द्वारा। 8 में बोला गया कि कोई भी भारतीय जो है उनका जो है माता-पिता अगर यहाँ जन्म लिए हैं तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। 9 में क्या बोला गया है? तो याद रखनी है एंग्लो भारतीय को जो है मतलब कि बोल सकते हैं भारत से अगर आप बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। 10 में बोला गया है कि भारत में जो है 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से जो है आप नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। और अनुच्छेद 11 में बोला गया है कि जितने भी ये नागरिकता संबंधी कानून होंगे वो कौन बनाएँगे? संसद बनाएँगे। तो यहाँ से इन सभी अनुच्छेद को भी आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेत कहा? ये किसने किया था? याद रखनी है केटी शाह ने किया था। किसने कहा है? केटी शाह ने किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेगा तो ये संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो याद रखनी है स्पेन से लिया है। और इसमें अनुच्छेद की बात करेगा तो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। तो एक बार जो है आप लोग सनसनी निगाह से इसको सुन लीजिए, आपको ध्यान रह जाएगा। देखिए अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है? डीपीएसपी राज्य की परिभाषा। 37 में क्या बोला गया? यह न्यायालय के बाद योग नहीं होगा। 38 में क्या बोला गया है? लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। 39 में क्या बोला गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में बोला गया ग्राम पंचायत का गठन। 41 में बोला गया है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में बोला गया प्रस्तुति सहायता। 43 में बोला गया है निर्वाह योग मजदूरी। 43 के क में बोला गया है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 44 में बोला गया है सिविल समाज संहिता। 45 में बोला गया है 6 से कम वर्ष बच्चे को स्वास्थ्य और शिक्षा देना अनिवार्य। 46 में बोला गया एससी एसटी का उपबंध। 47 में बोला गया पोषण स्तर को बढ़ावा देना, मादक पदार्थ पर नियंत्रण। 48 में बोला गया कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में बोला गया है वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण। 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारक। 50 में बोला गया कार्यपालिका न्यायपालिका का प्रतिकरण। 51 में बोला गया विदेशी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इन सभी अनुच्छेद को एक बार आप लोग जरूर सुनिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? देखिए केंद्र और राज्य की बात करेगा तो 1983 में एक जो है समिति का गठन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकारिया आयोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सरकारिया आयोग बोलेंगे। और ये जो गायपुरिया समिति है इसका संबंध जो है बैंकिंग सुधार से। किससे है? बैंकिंग सुधार से। यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मिलान गलत है? राज्यपाल का कार्यकाल जो है 156 में है, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 164 में नहीं बल्कि कितना में है? 168 में है। कितना में है? 168 में है। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 160 में नहीं 159 में है। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में है। तो आपका जो है यहाँ पर से बी और सी दोनों गलत है, तो दोनों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा विधेयक बजट सत्र के विनियोग विधेयक के साथ साथ प्रेरित किया जाता है? बात करेगा विनियोग विधेयक की चर्चा कितना में है? संविधान के 114 आर्टिकल में जो है विनियोग विधेयक की चर्चा है। विनियोग विधेयक किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा संचित निधि से जो भी धन निकाला जाता है उसको विनियोग विधेयक कहते हैं। संचित निधि की चर्चा संविधान के 266 आर्टिकल में है और संचित निधि उसको कहता है जितना भी व्यय जो है भारत के खाते में प्राप्त होता है भारत सरकार में, उसको हम लोग बोलते हैं संचित निधि। तो ये जो विनियोग विधेयक होता है, विनियोग विधेयक उसी को बोला जाता है। 114 में इसका है। और विनियोग विधेयक जब भी पारित होता है उसके साथ जो है वित्त विधेयक भी पारित होता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम के शामिल किया गया? तो याद रखनी है वरीयता क्रम में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 के क में शामिल किया गया है और ये श्री सेशन की बोल सकते हैं कि आयुक्त वरीयता क्रम में शामिल किया गया सिफारिश पर, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर बात आता है चुनाव आयुक्त। क्या बोलिएगा? चुनाव आयुक्त। बात करेगा चुनाव आयुक्त, अगर पूछेगा कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था, तो याद रखनी है शिव कुमार सेन थे। कौन थे? शिव कुमार सेन थे। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अगर अभी वर्तमान में बात करेगा कौन था, याद रखनी है राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। 84वां
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया? देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें जो है प्रावधान किया गया कि 2001 तक जो है कोई भी संसद का या लोकसभा का सीट जो है नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक संविधान संशोधन होता है 84वां संविधान संशोधन 2001 में, और इसमें प्रावधान किया गया, तो याद रखनी है कि 2026 तक जो है इसका सीट जो है स्थगित रहेगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन था? देखिए, राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। इसकी जो चर्चा है संविधान के, याद रखनी है, 89 आर्टिकल में की गई है। कहां पर? 89 आर्टिकल में की गई है। और संविधान का अगर पूछेगा कि प्रथम सभापति कौन था, सभापति जो है याद रखनी है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो उस समय कौन थे? तो याद रखनी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के सबसे पहले, बोल सकते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। इसीलिए राज्यसभा का प्रथम सभापति भी यही होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको उपसभापति पूछा है, तो उपसभापति कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, एस बी कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछ सकता है लोकसभा, तो याद रखनी है लोकसभा की चर्चा कितना है? संविधान के, बोल सकते हैं 81 आर्टिकल में जो है लोकसभा की चर्चा है, और इसमें बोला गया कि लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 93 में की गई है। और यहाँ पर पूछा जाएगा कि लोकसभा का अगर पूछेगा प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो जी.बी. मावलकर हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है, तो याद रखनी है, गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, और प्रथम अगर उपाध्यक्ष पूछेगा तो उपाध्यक्ष हो जाएगा, तो याद रखनी है सी डी अनंत शयनम। क्या बोलिएगा? सी डी अनंत शयनम। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलनित करना है। ठीक है, देखिए ये जो क्षमादान की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर है क्षमादान। क्षमादान का मतलब हुआ कि पूर्णतः जो है क्षमा कर देना, पूर्णतः जो है क्षमा कर देना। तो ये हो जाएगा आपका 1 का 3 हो जाएगा। परिहार मतलब हुआ कि उसकी जो है सजा की प्रवृत्ति में चेंज करना, मतलब कि बोल सकते हैं अगर किसी को जो है 20 वर्ष का सजा है तो उसको कम करके कितना कर दिए? 5 वर्ष में। यहाँ पर बोल रहा है कि सजा में, याद रखनी है, यहाँ पर बोल सकते हैं आप लोग, सजा यहाँ पर दिया गया है, पूर्णतः माफ करना हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर सजा पर रोक लगा दिया जाना नहीं होगा, कुछ समय के लिए सजा को टालना। तो यही हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोषी व्यक्ति को सजा की मात्रा को कम करना, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लघुकरण का कहने का मतलब हुआ कि उसकी जो है, याद रखनी है, लघुकरण कहने का मतलब हुआ कि उसकी जो है, बोल सकते हैं कि सजा की प्रकृति में बदलाव करना। जैसे किसी को फांसी का सजा दिया गया है तो उसका जो है आजीवन कारावास में आप कर दीजिएगा, तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा? लघुकरण। तो इसका 1 हो जाएगा। विराम का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगा देना, मतलब कि बोल सकते हैं कोई महिला गर्भवती हो गया तो उसकी सजा पर जो है रोक लगा देना, उसको हम लोग विराम बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 2। और परिलंबन किसको बोलते हैं? कि मतलब कि किसी को फांसी का सजा है कल और उसको जो है 10 दिन के लिए बढ़ा देना, मतलब कि सजा को टालना एक प्रकार से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिलंबन बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है 4 हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 2, 4। देख लीजिए 3, 5, 1, 2, 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। और ये जितने भी अधिकार हैं ये किसको मिलते हैं? राष्ट्रपति द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हम लोग किसको कहते हैं? शाकाहारी को। किसको बोलते हैं? शाकाहारी को कहते हैं। और शाकाहारी इसमें कौन है? आपका एक ही है, हिरन। तो हिरन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाएगा? पिनको क्लाइन दर्शाएगा। कौन का दर्शाएगा? पिनको क्लाइन दर्शाएगा। ये जो हेलो क्लाइन है, तो याद रखिएगा ये आयोडीन की आर्द्रता को नापता है। किसको? आयोडीन की प्रवणता को नापता है। थर्मोक्लाइन याद रखिएगा ताप से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इको मार्क होता है कि कोई भी अगर प्राकृतिक संसाधन है, वन है, तो उसको जो मतलब चिन्हित किया जाता है उसी को बोलते हैं इको मार्क। आगे की क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? तो याद रखनी है पाला आर्द्रभूमि जो है कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में। आर्द्रभूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखनी है 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंडोलॉजी। क्या कहलाएगा? डेंडोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंटेमोलॉजी है, तो ये किसका अध्ययन कहलाएगा? कीट का अध्ययन कहलाएगा। ठीक है, एकेथियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो याद रखनी है मछली का अध्ययन कहलाता है। अब आपके मन में आता होगा कि मछली का तो पीसी कल्चर होता है, तो याद रखनी है जब आपको मत्स्य पालन बोले तब आपको जो है पीसी कल्चर लगाना है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अगर आपको मछली का अध्ययन पूछे तब होता है इक्थियोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह को समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस, सिस्टर्नी जैसे ही आया तो आपका क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। इसी को हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। ठीक है, और इसको कोशिका का क्या कहते हैं? तो याद रखनी है यातायात प्रबंधन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? यातायात प्रबंधन, या तो इंग्लिश में अगर इसको बोलिएगा तो इसको बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर। क्या बोलिएगा? ट्रैफिक कंट्रोल कौन करता है? तो याद रखनी है ये गोल्जी काय करता है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। केंद्रक जो है याद रखिएगा ये डीएनए में पाया जाता है केंद्रक। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। हरित लवक क्या बोलते हैं? कोशिका का, याद रखिएगा
किसको बोलते हैं? रसोई घर। क्या बोलेंगे? रसोई घर बोलते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का याद रखिएगा। पावर हाउस किसको कहते हैं? तो याद रखनी है, ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये जो है याद रखिएगा श्वसन अंग में भाग लेता है एटीपी के रूप में, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा। तेल एक तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है? 159 लीटर होता है। आपको ये पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एक जो है बोल सकते हैं एक बैरल में कितना होता था, तो लगभग याद रखनी है 4.25 लीटर होता है। 4 लीटर आप लगभग में लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा क्या है, यहाँ मिलानित करना है। फेथोमीटर किसकी गहराई नापता है? समुद्र की गहराई। तो एक का हो जाएगा 4। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो ये हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, तो ये हो जाएगा 1। हाइड्रोमीटर याद रखनी है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, तो ये हो जाएगा 2। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है, तो याद रखनी है 3 हो जाएगा। तो यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे सवाल देखिए, लोलक की कला अवधि क्या होता है? देखिए लोलक जब भी बात करिएगा तो यहाँ पर से क्या होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। क्या होता है? एल बाई जी होता है। तो ये जो जितने भी होते हैं ये लंबाई के ऊपर निर्भर, अगर लंबाई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर जो है लंबाई घटेगा तो वो भी घटेगा। और गुरुत्वाकर्षण के याद रखनी है जी के जो है विपरीत होता है, तो यहाँ पर लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तो यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण के रंग बनते हैं। देखिए टेलीविजन में जब 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण बनता है तो वो जो है याद रखिएगा मूल रंग से बनता है। क्या बोलिएगा? मूल कलर से मिलता है। और मूल कलर आपका कौन है? तो याद रखिए आरजीबी, यानी रेड ग्रीन और ब्लू। रेड ग्रीन और ब्लू देख लीजिए कहाँ पर है, तो यहीं पर है, लाल हरा और नीला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा तापमान को एक समान बनाए रखना। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर याद रखिएगा कौन सा गैस छोड़ता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे कि याद रखिएगा सबसे जो मतलब हानि होता है, तो याद रखिएगा ओजोन, मतलब कि बोल सकते हैं ओजोन जो है इसका जो है छिद्र जो है इसी के द्वारा सबसे अधिक पतला होता है। और ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखनी है 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उसी के दौरान जो है याद रखिएगा 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन दिवस किस मंडल में होता है? तो याद रखनी है समताप मंडल में। और इसकी अगर मोटाई की बात करेगा तो 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक ये मोटाई इसका है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फ्लोरेंट फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन भरी जाती है। कौन भरी जाती है? नियोन। सोडियम बात करिएगा जितना भी पीला बत्ती होता है, जैसे उस समय जो मतलब बोल सकते हैं धूप के मतलब कि कोहरे को भी मतलब छेद सकता है, उसको जो पीला बत्ती होता था पहले, उसमें कौन सी गैस भरी जाती थी? सोडियम गैस भरी जाती थी। आगे का सवाल देखिए क्या बोला गया, भारत का पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रम। क्या हो जाएगा? रुद्रम हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की प्रोटॉन की संख्या कितनी होगा? देखिए बात करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 20 है। बात करेगा जब यहाँ पर पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 20 है। और प्रोटॉन की संख्या, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो यहाँ से तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको परमाणु संख्या पूछ दिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा? परमाणु संख्या। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है वही आपका परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा? 18। वहीं जब आपको एटॉमिक मास पूछ देगा, यानी परमाणु द्रव्यमान पूछ देगा, आपको द्रव्यमान जब पूछ देगा तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 18 प्लस ये कितना हो जाएगा? 20, तो आपका 38 हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। इन सभी को याद रखिएगा, यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? देखिए एक चीज को याद रखिएगा, जिप्सम। क्या याद रखनी है? जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जब इसको जो है 120 डिग्री पर गर्म कीजिएगा, 120 डिग्री के टेम्परेचर पर जब गर्म कीजिएगा तब यहाँ से कौन सी गैस निकलेगा? तो याद रखिएगा 1.5 अणु जो है जल का जो है खत्म हो जाता है, तब क्या बनता है? CaSO4 बनता है इंटू जो है हाफ H2O बनता है। और यहाँ पर से जो 1.5 अणु होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? POP बोलेंगे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिए क्या बोला गया, और ये आपका अंतिम सवाल है। अचार। अचार में कौन होता है? एसिटिक अम्ल होता है, खट्टा होता है। खट्टा दूध में कौन होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। और शीतल पेय सोडा वाटर में कौन होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमने आपको 51 क्वेश्चन करवा दिया। इसमें आपका कितना नंबर आ रहा है वो भी आपको कमेंट करना है। और कल से जो है आपका जो भी होमवर्क चल रहा है, सरस्वती पूजा समाप्त हो गया, कल से आपका वो भी प्रारंभ हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।